वेल तो हाँ, मैं जानता हूँ कुछ समय से वीडियो बहुत लेट आ रही हैं क्योंकि लगभग 2 महीने से एग्जाम और बहुत सी प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन अब सब कुछ सॉर्ट हो गया है, तो कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो डालूं। वैसे ये वीडियो भी जल्दी में रिकॉर्ड हो रही है तो हो सकता है ये छोटी हो क्योंकि 2 दिन पहले ही फ्री हुआ हूँ। गला भी काफी ज्यादा खराब है और एम न्यूज बीस्ट को देख के बहुत हैरान हो जाती है। ये तो गोल्डन डोडर है जो की पूरी दुनिया हिला सकता है और वो समय को याद करने लगते हैं जब टीचर फ्योना इसके बारे में बता रही थी। टीचर फ्योना कहते हैं, कल मैंने तुम्हें ड्रैगन और स्लाइम्स के बारे में बताया था और आज हम बात करेंगे गोल्डन डोडर और जिंक्सी के बारे में। ड्रैगन और स्लाइम की तरह ये भी लीजेंडरी एंशिएंट क्रीचर है और ये भी गॉड्स के समय से इस वर्ल्ड में है। गोल्डन डोडर के पास न केवल सभी चीजों को हील करने की डिवाइन पावर है, साथ ही वो अपने दुश्मनों को पत्थर में बदल सकता है। ये एक सांतोलैब से भरा क्रीचर है और इसे छेड़ने वाले इंसान को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जिसके बाद वो जिंग जी के बारे में बताती है। जिंग जी पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे अजीब क्रीचर है। कहा जाता है कि उसका कोई भी शेप नहीं है और ये अकेले और इविल स्पिरिट के साथ रहना पसंद करता है और जो भी उसके पास जाता है उसकी किस्मत खराब हो जाती है। एमली कहती है, क्यों गोल्डन डोडर जैसे लेजेंडरी क्रीचर आखिर तुम जैसे बुरे इंसान के पास क्यों है। बहन भी कहती, तुम्हारी नजर से भले ही लीलन बुरी है लेकिन अब वो मेरी मास्टर है, मुझे उसके ऑर्डर मानने होंगे। और वो गोल्डन डॉटर को अटैक करने का ऑर्डर देती है और वो अपने अटैक को शुरू कर देता है जैसे सभी लोग पत्थर बनने लगते हैं। एमली कहती है, मैं कुछ नहीं कर पा रही, क्या ये गोल्डन डॉटर की पावर है। रेड, मुझे माफ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। और वो सभी लोग पूरी तरह पत्थर बन जाते हैं और उनके पत्थर बनते ही बायन भी उसे अपने पोर्टल में खींच लेती है। जिसके बाद वो गोल्डन डॉटर को वहां से जाने के लिए कहते हैं और वो भी चला जाता है। तभी उसे कुछ सेंस होता है और वो कहती है, क्या लिबेरी की फाइट खत्म हो गई। जिसके बाद हम रेड को देखते हैं जो कि लिबेरी की तरफ एम कर रहा था। रेड कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस तरह की मॉन्स्टर हो, क्योंकि इस बार मेरा न्यूक्लियर पहले से कई गुना स्ट्रॉन्ग होगा। और वो उसकी तरफ एक रॉकेट को लॉन्च कर देता है जो कि लिबेरी की तरफ बढ़ते उसे डायसन शील्ड से कवर कर लेता है और उसकी रॉकेट लिबेरी को लग जाती है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। बायन भी धमाके को देख के हैरान होती है, आखिर किस तरह का मैजिक है, इससे तो काफी एक्सट्रीम हीट निकल रही है। सिटीजन और गार्ड भी इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। जिसके बाद हम इजाबेला को लीलन को देखते हैं। लीलन कहती है, माइक्विन पहले आपने एक बार मुझे निराश कर दिया था, तो क्या अब आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती हैं। इजाबेल कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रही हो। तभी उन्हें भी रेड का ब्लाफ दिखता है। लीलन कहती है, ये तो काफी पावरफुल एनर्जी है, क्या ह्यूमन रेस के उस बच्चे ने ही किया है। तभी इजाबेला उस पर अटैक कर देती है लेकिन लीलन अपनी मैजिक रोप का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। इजाबेल हंसते हुए कहती है, बढ़िया था ना, ये वही इंसान है जिसे मैं पसंद करती हूँ, आज हम मिलकर तुम्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो सुनकर लीलन गुस्सा हो जाते हैं, क्या वो बेकार इंसान, मैं उसे खत्म कर दूंगी। तभी इजाबेला उस पर दोबारा अटैक करती है पर लीलन उसे भी ब्लॉक कर लेती है। लीलन कहती है, माइक्विन भला आप एक कमजोर ह्यूमन को कैसे पसंद कर सकती हैं, आपका प्यार तो केवल मेरे लिए होना चाहिए, मैं हूँ जो हमेशा आपकी रक्षा करेगी। क्या आपको याद है आपने मेरे दिल को कैसे तोड़ा था। जिसके बाद हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है। इजाबेल के फादर किंग ओसा एक बहुत पावरफुल किंग थे जिसे बैटलफील्ड में कोई भी नहीं हरा पाया, लेकिन एक बात थी जो उन्हें हमेशा परेशान करती थी, उनके जितने भी बच्चे हुए एक के बाद एक मरते गए। उन्हें लगा डीमन किंग के क्लैन के ब्लड को गॉड ने कर्स किया है, इसीलिए उनके बच्चे पैदा होने के बाद ही मर जाते हैं। शुरू से ही डीमन किंग का ब्लड बहुत ज्यादा पावरफुल था और डीमन किंग को भी पता चल चुका था बहुत ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, इसीलिए उन्हें कुछ भी करके अपने क्लैन को बचाना होगा। लीलन भी उन्हीं के साथ थी लेकिन वो देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी किंग ओसा की सबसे सुंदर वाइफ इजाबेल की मां प्रेग्नेंट हो गई और जल्दी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। डीमन किंग ने सभी लोगों से अपनी क्वीन का अच्छी तरह ख्याल रखने के लिए कहा और लीलन को क्वीन की देखभाल करने के लिए कहा। इजाबेल की मां कहती, लीलन तुम्हें क्या लगता है मेरा होने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की। लीलन अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उनकी तरफ देखती और कहती, ये एक लड़की है। इजाबेल की मदर हंसते हुए कहते, मैंने तो बस मजाक किया था और ऐसे ही पूछा था, मैंने सोचा नहीं था तुम सच में से देखोगी। लीलन घबराते हुए कहती, मुझे माफ कीजिए, मुझे समझ नहीं आता क्या मजाक है और क्या नहीं। क्वीन कहती है, लीलन क्या तुम मेरे पेट को छूना चाहोगी। लीलन ब्रश करते हुए कहती है, क्या क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, और वो उसके पेट को छूने लगती है। लीलन कहती है, ये बच्ची तो हिल रही है। इजाबेल की मॉम कहती है, ऐसा लगता है ये तो बहुत पसंद करती है। जो सुन के लीलन खुश हो जाती है, क्या क्या ये मुझे सच में पसंद करती है। जिसके कुछ समय बाद इजाबेल का जन्म हो जाता है जिससे किंग ओसा बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इस बार उनका बच्चा पूरी तरह ठीक था। लेकिन इजाबेल के जन्म के बाद ही क्वीन का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ और लास्ट में उनकी डेथ हो गई। लेकिन मरने से पहले उन्होंने लीलन से कुछ कहा था। क्वीन कहती है, लीलन फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं हर हालत में मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना होगा। लीलन कहती है, माय क्वीन प्लीज प्रिंसेस का नाम रख दीजिए। क्वीन कहती है, मैंने इस नाम के बारे में बहुत सोचा, उसका नाम होगा इजाबेला। और उनकी डेथ हो जाती है जिनकी डेथ के कुछ समय बाद किंग ओसा की भी डेथ हो गई और प्रिंसेस इजाबेला नई डीमन क्वीन बन गई। जिसके बाद हम देखते हैं इजाबेला की क्वीन बनने का जश्न हो रहा था जिसमें इजाबेला ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। हाई प्रीस्टेस कहती है, माय क्वीन आप ज्यादा ही काम कर रही हैं, आपको आराम करना चाहिए। लीलन कहती है, माय लेडी मैं आपकी मदद करती हूँ और वो इजाबेल को उसके रूम में ले जाते हैं। रूम में जाते ही लीलन कहती है, माय क्वीन अब मैं चलती हूँ। इजाबेल कहती है, लीलन अभी मत जाओ। लीलन कहती है, माय लेडी क्या आपको कोई काम है। इजाबेल कहती है, क्या तुम मेरे बेडरूम को ठीक करने में मेरी मदद कर दोगी। लीलन कहती है, क्या क्या आप चाहते हो माय क्वीन के बेडरूम में आऊँ, लेकिन क्या मेरा ऐसा करना सही होगा। इजाबेल उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, चलो मैंने इन मेड के अलावा कभी किसी और को मेरे बेडरूम में आने नहीं दिया, लेकिन तुम एक फ्रेंड और गेस्ट के तौर पे अंदर बुला रही हो। यहाँ लीलन उसके बेडरूम को देख रही थी तभी उसे फॉर्मर किंग और क्वीन की पिक्चर दिखती है और वो क्वीन की बातों को याद करने लगती है। तभी वहाँ इजाबेल आ जाती है। इजाबेल कहती है, चलो मेरी बाथरूम में हेल्प करो। जिसे इस तरह देख के लिए ब्लेस कहती है, जी माय क्वीन, और वो बाथरूम में जाके इजाबेल की हेल्प करने लगती है। लियन कहती है,
माय क्वीन। इजाबेल कहती है हाँ क्या तुम्हें कुछ पूछना है। लिलियन कहती है आप सच में फॉर्मल किंग से बहुत ज्यादा अलग है। इजाबेल कहती है अलग और वो कैसे। लिलियन कहती है फॉर्मल डीमन किंग काफी डोमिनेटिंग और रहस्यमय थे और उनके सबऑर्डिनेट उनकी तरफ सीधा देखने की हिम्मत भी नहीं कहते थे। लेकिन योर मैजेस्टी लोगों के प्रति काफी दयालु है और आप अपनी सबऑर्डिनेट को अच्छी तरह ट्रीट करती हैं, साथ ही उन पर विश्वास भी कहती है। इजाबेल कहती है तो तुम्हारा मतलब फॉर्मल किंग अच्छे किंग नहीं थे। जो सुन के लिलियन घबरा जाती है माय क्वीन मुझे माफ कर दे, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। इजाबेल हंसते हुए कहते हैं बेवकूफ घबराओ मत, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लिलियन कहती है माय क्वीन मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता मजाक क्या है और क्या नहीं। इजाबेल कहती है तो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने इस तरह बिहेव मत करो, क्योंकि मैं क्वीन हूं तो सभी लोग मुझसे डरते और मुझसे दूर रहते हैं, इसीलिए मुझे एक क्लोज फ्रेंड की तलाश है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लिलियन कहती है माय क्वीन क्या लिलियन आपकी एकमात्र फ्रेंड है। इजाबेल कहती है हाई प्रीस्टेस मेरे लिए एक एल्डर की तरह है, तो हाँ तुम ही मेरी एकमात्र फ्रेंड हो। जो सुनकर लिलियन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम रॉयल पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ गेट कीपर को बुलाया गया था। गेट कीपर कहता माय क्वीन मैंने केवल कुछ कैप्चर ह्यूमंस को मारा है। इजाबेल कहती क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा, मैंने बहुत पहले ह्यूमंस को नुकसान न पहुंचाने का रूल बना दिया था, लेकिन तुम मेरे रूल बनाने के बाद भी मेरे पीठ के पीछे ह्यूमंस को मार रहे थे। तभी रेमंड कहता माय क्वीन हमारे ह्यूमंस के बीच काफी लंबे समय से वॉर चल रही थी। हाई प्रीस्टेस कहती है हमारे ह्यूमन टाइप के बीच शांति समझौता होगा, ये तय हो चुका है और ह्यूमन टाइप ने हमारे बंदी बनाए गए लोगों को रिहा करना शुरू कर दिया है। हमें भी ईमानदारी दिखानी चाहिए और सरेंडर करने वाले और बंदी बनाए गए ह्यूमंस को मारना बंद करना चाहिए। क्वीन कहती है हाई प्रीस्टेस ने बिल्कुल सही कहा। रेमंड कहता तो क्या ऐसी बात है, अब उसी गेट कीपर कैदियों को मारना बंद कर देगा। गेट कीपर कहता है जी मैं समझ गया और रेमंड हंसते हुए कहता है योर मैजेस्टी। पर इससे पहले वो कुछ कह पाता तभी उसे एक चाबुक आके लगता है जो कि लिलियन ने मारा होता है। तुम्हारी माय क्वीन के बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ऐसा लगता है तुम दोबारा वापस जाके एक स्लेव बनना चाहते हो और वो दोबारा उसे मारने लगती है, लेकिन क्वीन उसके हाथ को पकड़ लेती है। इजाबेल कहती है बंद करो बहुत हो गया। लिलियन कहती है माय क्वीन हाँ मैं समझ गई। इजाबेल कहती है रेमंड मैं भले ही तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानती, लेकिन अगर तुमने एक और गलती की तो मैं तुम्हारी एबिलिटी वापस ले लूंगी। रेमंड कहता मुझे माफ कर दीजिए माय क्वीन, मैं याद रखूंगा। और इजाबेल अपना बॉडी पोस्ट रिलीज करते हुए खड़ी हो जाती है। गेट कीपर तुमने जिन ह्यूमंस को मारा वो ह्यूमन टाइप के कैप्टन लेवल के स्वॉर्ड्समैन और मेज थे, और हम सभी अच्छी तरह जानते हैं तो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों का दिल लगता है। जो सुनकर गेट कीपर घबरा जाता है योर मैजेस्टी मैं इजाबेल कहती है क्या तुम्हें सच में लगता था कि मुझे तुम्हारी इस बेकार ट्रिक के बारे में पता नहीं चलेगा। गेट कीपर कहता है योर मैजेस्टी हमने हमेशा एम्पायर की भलाई के लिए काम किया है और हमने एम्पायर के लिए खून भी बहाया है। इजाबेल कहती तुम अपनी पावर बढ़ाने के लिए इस तरह का क्रूअल काम करते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें इस तरह जिंदा रहने दूंगी। जो सुनकर गेट कीपर डर जाता है माय क्वीन हमने जो भी किया वो अपने एम्पायर के लिए किया, क्या आप केवल कुछ इंसानों को मारने के लिए हमें मार देंगे, क्या आप अपने मेस्टर्स को ह्यूमन से छोटा समझती हैं, प्लीज हमें एक और मौका दीजिए, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। इजाबेल कहती है अगर तुम्हें दोबारा मौका दिया गया तो मुझे डर है समय आने पर तुम मेरा दिल भी ना छीन लो। और वो अपनी बॉडी पोस्ट को रिलीज करती है जो देखकर वहाँ खड़ी सभी लोग डर जाते हैं और ये देखकर लिलियन बहुत खुश हो रही होती है। तभी डार्कुलो कहता है माय क्वीन प्लीज शांत हो जाएं। इजाबेल कहती है डार्कुलो ने मौत की सजा दी जाएगी, जैसे मैं ह्यूमन टाइप के साथ बात करके वापस आ जाऊं इन्हें खत्म कर देना। डार्कुलो कहता माय क्वीन मैं समझ गया और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके गेट कीपर को पकड़ लेता है। गेट कीपर कहता है डार्कुलो नहीं योर मैजेस्टी हमें माफ कर दीजिए, योर मैजेस्टी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज आप कॉर्नल किंग के नाम पे एक बार माफ कर दीजिए। इजाबेल कहती है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देती हूँ, अब से ह्यूमन टाइप के किसी भी ह्यूमन को नुकसान मत पहुंचाना। और सभी लोग उसकी बात से एग्री करते हैं हम समझ गए। जिसके बाद इजाबेल अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी लिलियन गुस्से से कहती है इनकी हिम्मत हर दिन बढ़ती जा रही है, आखिर उनकी माय लेडी के ऑर्डर को फॉलो न करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी इजाबेल कहती है लिलियन भले कोई फ्यूचर मेरे ऑर्डर को फॉलो ना करे, लेकिन तुम्हें इस तरह किसी को भी सजा देने की अनुमति नहीं है जैसा तुमने आज किया। जो सुनकर लिलियन डर जाती है योर मैजेस्टी मैं तो बस आपकी अथॉरिटी को मेंटेन कर रही थी। इजाबेल कहती है मुझे इसे मेंटेन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, तुमने जो भी किया वो मेरी नजरों में उनके द्वारा किए गए काम से ज्यादा अलग नहीं था। जो सुनकर लिलियन शौक हो जाते हैं वहीं खड़े रहती है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। लिलियन कहती है मुझसे पूरी तरह हेल्पलेस थी, मैंने नहीं सोचा था कि माय लेडी दूसरों की बजाय मुझसे ही नाराज हो जाएंगे। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ इजाबेल एक बुक को पढ़ रही थी और काफी परेशान थी। तभी उसके कंधे में हाथ आते हैं जो कि असल में लिलियन होती है। इजाबेल कहती है क्या कल जो भी हो तुम मुझसे नाराज हो। लिलियन कहती है नहीं आखिर मैं माय क्वीन से कैसे नाराज हो सकती हूँ, और वैसे भी वहाँ मेरी ही गलती थी। इजाबेल स्माइल कहते हुए कहती है नहीं तुम गलत नहीं हो। तभी लिलियन घुटनों में बैठते हुए कहती है मुझे माय क्वीन के ऑर्डर के बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए था, ये सब बेशक मेरी ही गलती थी। माय क्वीन प्लीज लिलियन को माफ कर दीजिए, लिलियन फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी। इजाबेल हंसते हुए कहती है बेब को मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ तुमने मेरे मूड को दोबारा अच्छा कर दिया। और वो उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहती है मुझे बाद में पता चला तुमने जो भी किया वो पूरी तरह गलत नहीं था, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, तुमने जो भी किया वो काफी हद तक सही था। मुझे अपने आसपास के मिनिस्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वो पूरी तरह करप्ट हो जाएंगे और मेरे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जो सुनकर लिलियन खुश हो जाती है मैं समझ गई, और वो उसके कंधों को मसाज करने लगती है। आप आराम करें मुझे आपकी कंधों की मसाज करने दीजिए। और वो सोचने लगती है बहुत सुंदर माय क्वीन आप दुनिया की सबसे सुंदर लेडी है। तभी इजाबेल कहती है लिलियन मैंने ह्यूमन टाइप द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह पढ़ लिया है और उन्होंने शांति समझौता करने के लिए जगह भी तय कर ली है, सब कुछ तैयार हो गया है, लेकिन मुझे काफी अजीब लग रहा है। लिलियन कहती है माय क्वीन आप तो हमेशा से ही वॉर को रोकना चाहती थी, तो फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं। इजाबेल गुस्से से कहती है ह्यूमन टाइप ने जो शर्तें भेजी हैं वो काफी ज्यादा
कठोर हैं। क्या उन्हें लगता है कि मैं समझौता करना चाहती हूँ तो मैं उनसे डरती हूँ। अगर वो वॉर ही करना चाहते हैं तो फिर मैं आखिर तक फाइट करूंगी। लिएन कहती है बेशक माई क्वीन सबसे पावरफुल डीमन क्वीन है, कोई भी उनकी पावर का सामना नहीं कर सकता। इजाबेल कहती है मैं उनकी शर्तें नहीं मान सकती, खासकर उस रीजेंट की जिसने केवल मेरे फादर के कुछ जनरल्स को हराया है। क्या उसे लगता है वो डीमन क्वीन का सामना करने के लायक है? पर वो अपने आप को शांत करते हैं, कहते हैं अगर ये मेरे लोगों के लिए ना होता तो मैं इन शर्तों को कभी भी नहीं मानती। हाई प्रीस्ट ने एक बार कहा था शांति से सभी लोगों को फायदा होता है, साथ ही आम लोगों की लाइफ भी बेहतर होती है जब तक हम ह्यूमन टाइप के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ह्यूमन टाइप भी डीमन टाइप के साथ अच्छी तरह व्यवहार करेगी और दोनों टाइप के लिए समझौता करना ही बेहतर होगा। इससे दोनों टाइप को डेवलप होने का मौका मिलेगा। लियन कहते हैं मुझे समझ आ गया, तो इसीलिए योर मैजेस्टी ह्यूमन कैदियों के साथ अच्छी तरह व्यवहार करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि आखिर में इससे हमारे लोगों को भी फायदा होगा। इजाबेल कहती है हाँ अब तुम्हें समझ आ गया, लंबे समय से चल रही इस वॉर ने हमारे ट्रेजर को काफी खाली कर दिया है। वॉर को रोक कर अपने टाइप की इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं और साथ ही इससे डीमन टाइप की लाइफ काफी बेहतर होगी। लियन कहती है माय क्वीन आप सच में अपने लोगों से बहुत प्यार करती हैं, मुझे आखिरकार ये बात समझ आ ही गई। इजाबेल कहती है तुमने सही कहा, मेरी जनता एम्पायर का सबसे बड़ा ट्रेजर है। लियन कहती है क्या सबसे बड़ा ट्रेजर? इजाबेल कहती है बिल्कुल तुमने सही कहा लियन, तुम भी मेरी सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हो। लियन कहती है नहीं नहीं लियन बाकी लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आखिरकार लियन यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी फ्रेंड है। इजाबेल कहती है नहीं तुम हाई प्रीस्ट सभी लोग मेरे लिए नहीं इंपॉर्टेंट हैं, जो सुनकर लियन गुस्सा हो जाती है। लियन कहती है क्या माय क्वीन केवल एक इंसान को ही प्यार नहीं कर सकती? क्या आपका सभी लोगों से प्यार करना जरूरी है? क्या केवल एक इंसान नहीं हो सकता? इजाबेल कहती है हाँ मुझे सभी लोगों पे ही ध्यान देना होगा, मैं क्वीन हूँ, मुझे सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जो सुनकर लियन उसके कंधे को जोर से प्रेस कर देती है। इजाबेल कहती है लियन ये तुम क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है। और लियन झुक के माफी मांगने लगती है, माय क्वीन मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अचानक याद आया कुछ काम है जो कि मुझे करना होगा। इजाबेल कहती है सच में क्या ये बहुत जरूरी है? लियन कहती है नहीं माय क्वीन से इंपॉर्टेंट कोई भी काम नहीं है, लेकिन ये काम मुझे ही संभालना होगा। इजाबेल कहती है तो फिर ठीक है तुम अपना काम कर लो, अब मेरे भी आराम करने का समय हो गया। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ लिलियन उसकी बातें सुन के रो रही थी, जिसके बाद हम एक बेसमेंट का सीन देखते हैं जहाँ लिलियन लिवेरी को मार रही थी और वो लिवेरी को इतनी बुरी तरह मारती है कि उसे खून आने लगता है। लिवेरी कहती है माय लेडी आपको क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों है? और लिलियन गुस्से से कहती है माय क्वीन भला मुझसे ही वैसे ही प्यार क्यों करेंगी जैसे वो बाकी सबसे करती हैं, ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है? और वो लिवेरी का गला पकड़ती है, कहती है और मैजेस्टी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इस दुनिया में मैं हूँ जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो मैं बदले में मुझसे भी उतना ही ज्यादा प्यार करना चाहिए। तभी लिवेरी उसके कारण अनकॉन्शियस हो जाती है। लिवेरी कहती है नहीं तुम योर मैजेस्टी नहीं हो, तुम केवल एक बेकार सब्स्टिट्यूट हो। तभी वहाँ बायन भी आ जाती है। बायन भी कहती है लेडी लिलियन आपने मुझसे कॉप्सविला पर नजर रखने के लिए कहा था और आखिरकार अब वो अपना रंग दिखा रहा है। जो सुनकर लिलियन गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल इस बेवकूफ आदमी का इरादा माय क्वीन को मारने का है। लिलियन कहती है कॉप्सविला ह्यूमन टाइप के रीजन के साथ मिलकर क्वीन को मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। पहले मैं इस बारे में माय क्वीन को बताना चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला उसके पास एक ऐसी चीज है जो क्वीन की पावर को ऑब्जर्व कर सकती है, तो मैंने माय क्वीन को बताने के बजाय उनका साथ देने का फैसला किया। इजाबेल कहती तुमने अभी तक जो भी कहा इसके बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि तुमने ऐसा क्यों किया। लिलियन कहती है क्या आपको अभी तक पता नहीं चला? मुझे हर्ट करने के बाद भी आपको पता नहीं चला? जब आपने पहली बार मुझे हर्ट किया था आपने कहा था आप क्वीन है और आपको सभी लोगों का ध्यान रखना होगा, इसीलिए मैंने आपको आपकी क्वीन की पोजीशन से हटा दिया और आपको आपकी ड्यूटी से फ्री कर दिया, जिससे आपको दूसरों पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा और आप केवल हमेशा मुझसे ही प्यार करेंगे और केवल मुझे हमेशा आपका प्यार मिलेगा। इजाबेल शौक होते हुए कहती है तो क्या तुम्हारे ये सब करने का यही रीजन था? लिलियन कहती है आपने सही कहा, क्या अब योर मैजेस्टी को मेरे प्यार के बारे में पता चल गया? इजाबेल हंसते हुए कहती है मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा कि तुम पूरी तरह पागल हो और अपनी बॉडी फोर्स को रिलीज करने लगती है। मैंने तुम्हें अपने एक अच्छे लॉयल सर्वेंट की तरह ट्रीट किया और तुमने खैर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब मेरी ही गलती थी कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। लिलियन हंसते हुए कहती है माय क्वीन आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। और हम देखते हैं इजाबेल उसके ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इजाबेल कहती है पास्ट में जो भी हुआ वो सब आज खत्म हो जाएगा। जिसके बाद हम रेड को देखते हैं जिसका ब्लास्ट कम होने लगा था और उसकी सीड भी सिंक होने लगी थी। रेड कहता है डायसन सीड सच में काफी सेफ है और वो सीड को पूरी तरह खत्म कर देता है और लिवेरी उससे बहुत बुरी हालत में बाहर निकलती है। लिवेरी अपने आप को संभालते हुए कहती तो तूने आखिर किस तरह के मैजिक का इस्तेमाल किया, आखिर इससे मुझे ना दर्द क्यों हो रहा है? क्या तुझे लगता है तू इससे मुझे हरा पाएगा? इस तरह के अटैक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो अपने हाथ को लंबा करते हुए रेड पर अटैक कर देती है, लेकिन इससे पहले उसका हाथ रेड तक पहुंच पाता वो पूरी तरह गल जाता है और लिवेरी दर्द में चिल्लाने लगती है। तभी रेड एक स्कोर को निकालते हुए कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मेरे न्यूक्लियर ब्लास्ट को सर्वाइव कर लिया और अब ये तुम्हारे लिए और भी दर्दनाक होगा। तुम्हारे शरीर में रेडिएशन फैल गया है और वो निकाले गए स्क्रोल को एक्टिव करने लगता है। खैर भले ही जीत आसान हो पर मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं करूंगा, ये है मेरा नया आर्मर। और वो अपने आर्मर को पूरी तरह चेंज कर लेता है और अपने अटैक को तैयार करते हुए कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। लेकिन इससे पहले वो अटैक कर पाता है एक बड़ी सी बर्ड उस पर ही अटैक कर देती है, जो अटैक सीधा रेड को लगता है और वहाँ धुआं हो जाता है। और हम देखते हैं अटैक उस बर्ड में बैठी बायन भी ने किया था। बायन भी कहती क्या लिवेरी को उस बच्चे ने इस तरह किया है, ये इंसानी बच्चा थोड़ा स्मार्ट है, अगर हमारी मुलाकात हुई तो मैं उससे बात करना पसंद करूंगी। तभी उस धुएं में कुछ चमकने लगता है और उससे दो लेजर बीम निकल के सीधा बायन बी की बर्ड को लग जाती है, लेकिन बायन बी काफी आसानी से बच जाती है। तभी रेड कहता है अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब एमली और बाकी सबके साथ कुछ हुआ है, आखिर तुमने उनके साथ क्या किया? यहाँ बायन भी सोच रही होती है असल पर उस पर जो अटैक हुआ था
था उसने उसे ही ऑब्जर्व कर अटैक कर दिया। बायन भी कहती है मैंने उन्हें सील कर दिया है, बस थोड़ा इंतजार करो, अगली तुम्हारी बारी है। रेड सोचता है ऐसा लगता है मुझे इजाबेल की कॉपी से और डील नहीं करनी पड़ेगी, अब मुझे केवल इसे डील करनी है। मुझे नहीं पता इजाबेल अभी कैसी है, मुझे उसकी जल्दी मदद करनी होगी। तभी लिबेरी दर्द से चिल्लाने लगती है, साथ ही उसकी पूरी बॉडी अजीब सी हो जाती है और उसके मुंह से एक क्रीचर निकल कर बाहर आ जाता है जो कि लिबेरी ही होती है। लिबेरी कहती है बायन भी जल्दी करो उसे मार दो। रेड कहता आखिर ये गंदा सा क्या है, क्या ये उसकी बॉडी है, मुझे इसे भी खत्म करना होगा और वो उसकी तरफ एम करने लगता है। और तभी उन दोनों के सामने बायन भी आ जाती है। बायन भी कहती है क्या तुम्हें डर नहीं है कहीं मैं तुम्हारे साथियों को मार ना दूं, तुमने लिबेरी को हरा दिया, ये दिखाता है कि तुम्हारे पास काफी बढ़िया स्किल है, लेकिन तुम ना ही मेज हो ना ही सॉर्ट्समैन। रेड कहता मैं एक ब्लैक स्मिथ हूँ और ये जिससे हारी वो कोई मैजिक नहीं था, ऐसा लगता है तुम्हें जानने के लिए काफी इंटरेस्टेड हो। रेड सोचता उसे इस तरह शांत देखकर ऐसा नहीं लगता वो मुझे फाइट करना चाहती है। बायन भी कहती है एक ब्लैक स्मिथ काफी इंटरेस्टिंग है और वो लिबेरी को अपने कपड़ों के अंदर रख लेती है। बायन भी कहती है ब्लैक स्मिथ और गॉड और क्रिएशन का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, लेकिन ह्यूमन टाइप के एक बच्चे द्वारा इन्हें पावरफुल वेपन को बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। रेड कहता है क्या तुम असल में गॉड्स के बारे में जानती हो, ऐसा लगता है तुम्हारा सामना करना आसान नहीं होगा। और वो सोचने लगता है मुझे एक और फाइट करनी पड़ेगी। रेड कहता है तुम्हारा क्रिएशन से क्या मतलब है, ये साइंस है जो तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। बायन भी कहती है साइंस आखिर ये क्या है, अगर मेरी लाइफ और डेथ का कंट्रोल लियन के पास ना होता तो मैं सच में जानना चाहती हूँ आखिर साइंस क्या है। रेड कहता है असल में साइंस उतना कठिन नहीं है जितना तुम्हें लगता है और मुझे साइंस की छोटी सी डेफिनेशन देता है, जैसे कि नई चीजें बनाना या चीजों को बेहतर करना। जैसे कि मैजिक एलिमेंट का ही एग्जांपल ले लो, सॉइल और फायर को मिला के लावा बनेगा और वाटर और विंड से आइस बनेगी। ये सब साइंस के बेसिक प्रिंसिपल हैं। असल में साइंस की कोई सीमा नहीं है, अगर तुम मुझे सही समय दो मैं पूरे कॉन्टिनेंट के लोगों को वहां पहुंचा दूंगा जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बायन भी कहती है सच में ये वो बात है जो लोगों का खून उबाल सकती है, मतलब उन्हें इसके लिए मोटिवेट कर सकती है। मुझे लगता है मैं सही हूँ, तुम सन ऑफ प्रॉक्सी हो जिसके बारे में गॉड्स ने कहा था और इस कॉन्टिनेंट से गॉड को उखाड़ फेंकोगे। जो सुन के रेड हैरान हो जाता है, क्या आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, आखिर तुम कौन हो, क्या तुम एम्पायर के प्रिंसिपल को जानती हो। बायन भी कहती है क्या तुम्हारा मतलब आंद्रे से है। रेड कहता हाँ तुमने सही कहा, क्या तुम सच में प्रिंसिपल को जानती हो। बायन भी कहती है हाँ बहुत अच्छे से, हम पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे। रेड कहता मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें गॉड्स के बारे में पता है और तुम प्रिंसिपल को भी जानती हो, तो तुम लीरन का साथ क्यों दे रही हो। बायन भी हंसते हुए कहती है हाँ मैं भी लीरन के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है, बात बस इतनी सी है कि मैंने बहुत पहले गॉड्स को सर्व किया था। जो सुन के रेड हैरान हो जाता है, क्या तो आप भी प्रिंसिपल की तरह गॉड्स की सर्वेंट थी। जिसके बाद हम लीरन को देखते हैं जिसने की इजाबेल पे अटैक कर दिया था, लेकिन इजाबेल उसके अटैक को डॉज कर लेती है और उसके अटैक को ब्लॉक करती है, सीधा लीरन पे चार्ज कर लेती है, जो देख के लीरन भी हैरान हो जाती है। लीरन सोचती है माइक्विन जिन्होंने अपनी मैजिक पावर खो दी वो अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे सेकंड फॉर्म में होने के बाद भी मैं उनसे नहीं जीत पा रही। पर तभी इजाबेल उसके सामने आके अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन लीरन ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोक लिया था और तभी इजाबेल पे पीछे से टेंटिकल अटैक कर देता है जो कि लीरन का होता है, लेकिन इजाबेल खुद को स्प्लिट करके उसके अटैक से बच जाती है और वो अटैक सीधा लीरन को ही लग जाता है। लीरन कहती है माइक्विन आप असल में ह्यूमन रेस की स्वॉर्डमैनशिप यूज कर रही हैं। पर तभी इजाबेल का एक पार्ट उस पर पीछे से अटैक करके अपनी स्वॉर्ड को उसके आर पार कर देता है। इजाबेल कहती है खैर मैं इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ, अगर तुमने मेरी मैजिक पावर को ऑब्जर्व ना किया होता। और तभी इजाबेल का दूसरा पार्ट उस पर सामने से अटैक कर देता है। इजाबेल कहती है कि तुमने ऐसा ना किया होता तो मुझे ह्यूमन टाइप जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही मुझे कभी इन चीजों का एक्सपीरियंस होता। लियन कहते मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो केवल आपकी चिंताओं को दूर करना चाहते थे जिससे आप अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाओ और केवल मुझसे प्यार करें। पर तभी इजाबेल के दोनों पार्टों से बीच से काट देते हैं और इजाबेल टीचर ड्रोना की ट्रेनिंग को याद करने लगती है। टीचर ड्रोना कहती है मेरी अल्टीमेट टेक्निक है, लेकिन दो रीजनों से मैंने अपने किसी स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं सिखाया। पहला रीजन है ये मूव काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम अपने दुश्मन को नहीं मारना चाहते तो तुम्हें इसका यूज नहीं करना चाहिए। और सेकंड स्टेक का यूज करने से काफी सारी मैजिक पावर खत्म होती है, अगर तुम्हारे पास इनफ और स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर नहीं है तो तुम मर जाओगे। इजाबेल कहती है टीचर मेरी मैजिक पावर नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ड्रोना कहती है हाँ मैं जानती हूँ, तुम अब तक की सबसे पावरफुल स्टूडेंट हो जिससे मैं मिली हूँ और मुझे लगता है तुम इस मूव को सीखने के लिए वर्दी हो, लेकिन पहले मुझसे वादा करो तुम इस मूव का इस्तेमाल एम्पायर के टूर्नामेंट में नहीं करोगी और केवल तभी करोगी जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इजाबेल कहती है मैं समझ गई, मैं इसे याद रखूंगी। टीचर टोना कहती है तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। और यहाँ इजाबेल के अटैक से लियन दो हिस्सों में कट गई थी, लेकिन वो दोबारा अपनी बॉडी को हील करने लगती है। यहाँ इजाबेल सोच रही होती है चाहे मैं उसमें कितनी भी बार अटैक क्यों ना कर लूं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। तभी लिलियन हंसने लगती है और मैजेस्टी आपको हार मान लेनी चाहिए, आप लिलियन को कभी नहीं मार सकते। इजाबेल कहती है अगर ऐसा है तो मुझे इस मूव का इस्तेमाल करना ही होगा, इस कॉन्टिनेंट के हर एक इंच पे इनविजिबल मैजिक पावर है। इस शॉर्ट मूव का मोटिव अपनी खुद की मैजिक पावर को रिलीज करके कॉन्टिनेंट की मैजिक पावर को अपनी ओर अटैक करना है और फिर इन्हें मिलाकर एक पावरफुल एनर्जी शॉर्ट बनाना है। और इजाबेल अपनी मैजिक पावर को रिलीज करने लगती है जिससे उसकी तरफ बहुत सारी मैजिक पावर आने लगती है, जो देखकर लियन शौक होती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ कोई अजीब मैजिक पावर इकट्ठा हो रही है। तभी हम देखते हैं इजाबेल के पीछे मैजिक पावर से एक एनर्जी शॉर्ट बन जाती है जो कि लगातार बड़ी हो रही होती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो एनर्जी शॉर्ट डीमन एम्पायर से भी बड़ी हो जाती है जिसे रेड और बाय एंड भी देख लेते हैं। रेड कहता आखिर ये क्या है, क्या ये
इजाबेल ने किया है। बायन भी कहती है इसकी मैजिक पावर को देखते हुए ऐसा लगता है ये फॉर्मल डीमन क्वीन ने किया है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और बायन भी उनकी तरफ जाने लगती है। मुझे किसी भी हालत में लिलियन को इस अटैक से बचाना होगा। तभी रेड कहता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ और आखिर तुम्हारा प्रिंसिपल के साथ क्या रिलेशनशिप है। और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। बायन भी कहती मेरे रास्ते मत आओ, अगर लिलियन को कुछ भी हुआ तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगी। रेड सोचता है ऐसा लगता है लिलियन ने उसे पकड़ रखा है, शायद हम उसे अपनी साइड कर सकते हैं। यहाँ लिलियन इजाबेल के अटैक को देखकर काफी हैरान हो गई थी। आखिर ये किस तरह की भयानक मैजिक पावर है। यहाँ लगातार इजाबेल के पास मैजिक पावर आ रही थी। इजाबेल कहती है लिलियन का तो मेरे गुस्से का सामना करने के लिए तैयार हो, पर लिलियन उसकी तरफ चार्ज कर देती है। माय क्वीन मैं आपको ये अटैक करने नहीं दूंगी। इजाबेल कहती है नहीं, इसके लिए बहुत देर हो गई है और वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। लिलियन कहती है माय क्वीन अगर आप इस शॉट का यूज करेंगे तो आप हमारे बीच की फ्रेंडशिप को खत्म कर देंगी। लेकिन इजाबेल उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और अपनी उस बड़ी सी शॉट को छोटी छोटी शॉट में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिससे वहाँ लाखों की संख्या में शॉट बन जाती है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ शॉट प्लेयर को भी होश आ जाता है, जो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या ये लंबे समय पहले खो चुकी इन्फिनिट शॉट टेक्निक नहीं है। यहाँ बायन भी और रेड भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। बायन भी कहती है लगता है अब काफी देर हो गई है, जिसके बाद हम लिलियन और इजाबेल को देखते हैं जो कि अपना अटैक करने के लिए तैयार होती है। इजाबेल कहती है क्या तुम इसके लिए तैयार हो, और वो उन सभी शॉट को अटैक करने के लिए प्रिपेयर कर लेती है, जिन्हें देखकर लिलियन भी डर जाती है। ये तो कई हजार है, क्या माय क्वीन मुझे पनिश करना चाहती है। इजाबेल कहती है हाँ मैं अपनी हर एक शॉट को तुम्हारे दिल के आर पार कर दूंगी, मैं तुम्हें पूरी तरह धूल बना दूंगी। और वो उसकी तरफ अटैक लॉन्च कर देती है, जो देख के लिलियन डर जाती है अब काफी देर हो गई है, मुझे इसे झेलना ही पड़ेगा। और वो उन शॉट से बचने के लिए अपनी विंग्स की सील बना लेती है और जैसी शॉट उसकी सील से टकराती है वो टूटने लगती है। तो यहाँ इजाबेल को भी उन्हें कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। इतनी सारी मैजिक पावर को एक साथ कंट्रोल करना काफी मुश्किल है और वो अपनी शॉट की पावर बढ़ा के उस पर और भी पावर से अटैक कर देती है, जिससे लिलियन को प्रॉब्लम होने लगती है। इसे संभालना काफी मुश्किल है, मुझे लगता है मैं इसे और नहीं संभाल पाऊंगी। लेकिन योर मैजेस्टी की मैजिक पावर पहले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, कुछ समय बाद उनकी मैजिक पावर खत्म हो जाएगी, मुझे केवल इसे थोड़ा और संभालना है। और तभी इजाबेल की शॉट उसके डिफेंस को चीर देती है, जो देख के लिलियन हैरान हो जाती है क्या मेरा डिफेंस डिस्ट्रॉय हो गया। और तभी उसे एक के बाद एक बहुत सारी शॉट आकर लगने लगती है। इजाबेल कहती है जाओ उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दो। यहाँ लिलियन का डिफेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है और उसे शॉट बहुत बुरी तरह लगने लगती है। लिलियन कहती है मुझे इन शॉट के फ्लो से बाहर आना होगा, और वो किसी तरह खुद को इन शॉट के फ्लो से बाहर निकाल लेती है। जब तक मैं इनसे फास्ट रहूंगी ये मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और तभी उसके ऊपर से उस पर बहुत सारी शॉट अटैक करने लगती है, जो देखकर लिलियन हैरान हो जाती है क्या आखिर ये क्या है, क्या उसने पहले ही मेरे मूव का पता लगा लिया। और तभी वो सारी शॉट उसे लगने लगती है और उसे नीचे ले जाती है और एक के बाद एक सारी शॉट उस पर गिरने लगती है। यहाँ इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद इजाबेल की मैजिक पावर ही खत्म हो गई थी और वो बिना कपड़ों के अपनी ह्यूमन बॉडी में लौट आती है। इजाबेल कहती है ट्रिक सच में काफी अमेजिंग है, एक बार में ही मेरी सारी मैजिक पावर खत्म हो गई, मुझे लगता है वो इससे नहीं बची होगी। तभी उसे पीछे से आवाज आती है तुम भाग नहीं सकती, और ये रेड होता है जो कि उसे देख लेता है ये तो इजाबेल है। आखिर क्या हुआ, तो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस क्यों आ गई। इजाबेल कहती है क्योंकि मेरी सारी मैजिक पावर खत्म हो गई। और तभी रेड नोटिस करते हैं इजाबेल ने कपड़े नहीं पहने और वो उसे देखकर ब्लश करने लगता है। इजाबेल कहती है क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ, जो सुनकर रेड हैरान हो जाता है। रेड कहता है तुम अच्छी लग रही हो, नहीं नहीं मेरा मतलब मैं आर्मर निकालता हूँ उसे पहन लो। तभी वहाँ बायन भी आ जाती है। बायन भी कहती है मुझे नहीं पता क्या मैं सही समय पर पहुंच गई, और हम देखते उसने लिलियन के लिए एक सील बना दी थी जिसने काफी शॉट को रोक लिया था। बायन भी कहती कम से कम उसे कुछ हमले ही लगे हैं, और वो अपनी सील को दूर करती है जहाँ अंदर बहुत सारी शॉट होती है। बायन भी कहती है लिलियन सामा क्या आप ठीक है, और हम देखते लिलियन काफी बुरी हालत में होती है, उसके पूरे शरीर में शॉट घुसी होती है। बायन भी कहती है बहुत बढ़िया तुम अभी तक जिंदा हो, अगर थोड़ी और देर होती तो तुम मर चुकी होती। पर तभी बायन भी पर रॉकेट से अटैक हो जाता है, पर वो उन्हें रोक लेती है लेकिन वो बीच में ही फट जाती है। लेकिन बायन भी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बायन भी कहती है धत्ते रे के तो डॉट के वेपन है। पर तभी रेड अपने पेन को उसके मुंह के सामने रख देता है। रेड कहता है हिलना बंद करो, लड़ाई खत्म हो गई, अगर तुम खुद को दर्द में नहीं देखना चाहती तो फिर सरेंडर कर दो। पर बायन भी खड़े होते हैं कहती तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम मुझे नहीं मार सकते। रेड कहता मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो। तभी वहाँ इजाबेल भी आ जाती है। इजाबेल कहती है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस इंसान के पास कोई भी शरीर नहीं है, ये केवल कपड़ों की बॉडी में लिपटी सोल है। बायन भी कहती तुम तो बिना किसी शक के गॉड के डिसेंडर हो, तो तुम भला ह्यूमन क्यों बन गई। तभी रेड डरते हुए कहता है एक सोल क्या ये गोश्त नहीं है। बायन भी कहते आखिर गोश्त क्या है, तुम तो काफी कुछ जानते हो। तभी इजाबेल कहती है लिलियन सब कुछ हार चुकी है, अब मुझे मेरा थ्रोन वापस मिल जाएगा। और वो बायन भी की तरफ देखते हुए कहती है मैं इजाबेल ओसा अब से तुम्हारी नई क्वीन हूँ। और उसकी बात सुनकर बायन भी हंसने लगती है। डीमन क्वीन क्या तुम्हें सच में लगता है मैं लिलियन के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहती हूँ, मुझे पहले अपने बारे में बताने दो। जब गॉड ने इस कॉन्टिनेंट में लाइफ बनाई तो उन्होंने उन्हें सर्व करने के लिए 3 सर्वेंट को चुना, और मैं भी उनमें से एक हूँ बाय एन बी। रेड कहता तो प्रिंसिपल और आप कॉलीग्स है। बायन भी कहते मैं आज जो भी हूँ वो उसी के निकल जाने की वजह से हूँ। उसकी बात सुन के रेड और इजाबेल एक दूसरे को देखने लगते हैं। रेड कहता अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हारी पावर प्रिंसिपल के जैसी होनी चाहिए। बायन भी कहती मेरी लाइफ लाइन लियन के हाथों में है, और अगर उसकी डेथ होगी तो मेरी सोल भी खत्म हो जाएगी। रेड कहता हमने लियन को हरा दिया तो हमारी साइड आ सकती हो। बायन भी कहते नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो कोई है जो मुझसे डील करने आ जाएगा। उसने जो भी तुम गॉड के डिसेंडर्स के साथ किया वो मैंने खुद देखा है। इजाबेल कहती आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो, क्या तुम मुझे बताओगे तुम आखिर क्या जानती हो। तभी लियन बाहर रेंगती हुई आती है और मैजेस्टी आप केवल मेरी है। साथ ही बायन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके रेड और इजाबेल को पकड़ लेती है।